Chapters 401 Battle begins once more. 402 All is within my control. 403 Bai Ning Bing. Have you acted enough? 404 Refining immortal goo again. Chapter start. Chapter 401 जंग एक बार फिर शुरू। चू जियो एकदम से चूक गया। उसने जल्दी से अपना ध्यान इकट्ठा किया और अपनी सोल को पुश किया। पीली रोशनी को रोकने के लिए मेडिटेट करने लगा। ये पीली रोशनी फैंग युआन की सोल पावर से चल रही थी, लेकिन वो उम्र में छोटा था और उसकी सोल की फाउंडेशन इस 100 साल के पुराने राक्षस चू जियो के सामने कमजोर थी। चू जियो को गुलाम बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फैंग युआन ने यह सोचा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता था। उसके पास अपने तरीके थे। पियाक 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 बम बम बम। रुक जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? दोबारा मेरे चेहरे पे लात मारी तो मैं तुझसे लड़ूंगा। साले, अभी भी मार रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। बैंड कर मुझे मारना। नहीं, बस और नहीं। फैंग युआन ने चू जियो को इतना मारा कि वो जमीन पर इधर उधर लुढ़कने लगा। चू जियो अपने गू वॉर्म्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन फैंग युआन के पास उसके स्ट्रेंथ पाथ गू वॉर्म्स मौजूद थे। ताकत की बात करें तो चू जियो फैंग युआन का मुकाबला नहीं कर सकता था। जल्द ही चू जियो का चेहरा सूज गया था और उसका ध्यान भटकने का मतलब था कि वो पीली रोशनी उसके शरीर में और गहराई तक घुस गई। रुक जा, मुझे इससे रोकना होगा। एक बार ये पूरी तरह घुल मिल गई तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। चू जियो एक गोला बैन कर सिकुड़ गया और फैंग युआन को खुद को मारने दिया। तेज खतरे के एहसास से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। बस थोड़ी सी रोशनी बची थी उसके माथे के पास, जो ठीक से फ्यूज नहीं हो पा रही थी। फैंग युआन ठंडे ढंग से हंसा और अचानक बोला, ज़ेंग आन्यू, तुझे बदला नहीं लेना? चेन जियो ने तुझे धोखा दिया और अब शांग यानफी के साथ मजे से रह रही है। तुम्हें ये कैसे पता? चू जियो एकदम हैरान रह गया और इसी मौके का फायदा उठाकर वो रोशनी तेजी से उसके शरीर में घुस गई। चू जियो का चेहरा फौरन बदल गया और वो फैंग युआन के सामने घुटनों पर बैठ गया। ये अधीन अपने मालिक को प्रणाम करता है। फैंग युआन जोर से हंसा। सक्सेस। इस रैंक 5 स्लेवरी गू का असली इस्तेमाल रैंक 5 गू मास्टर पर ही होना चाहिए था, तभी इसकी सच्ची कीमत पता चलती है। अभी तक मो वुटियन और सियो मांग पहुंचे नहीं थे। टाइम यू बाय, वू गी, कुमो और वू लैनशान, सबको फैंग युआन ने मार डाला था। आखिरी चॉइस द वू माउंटेन का मालिक वांग सियो और किलर गोस्ट डॉक्टर चू जियो। लेकिन वो माउंटेन की तुलना डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ से कैसे हो सकती थी? डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ तो रिवर ऑफ टाइम की तरह एक फॉरबिडन लैंड था। चू जियो को गुलाम बनाने का मतलब था डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ का सुराग हाथ लगना। इसके अलावा चू जियो सदर्न बॉर्डर के 4 महान डॉक्टर्स में से एक था। उसका असर तो राइचस पाथ तक भी फैला हुआ था। वो मो वुटियन से तो बिल्कुल बेहतर था। एक ही कमी थी कि चू जियो को गुलाम बनाने से फैंग युआन की सोल पर बहुत बोझ पड़ गया था। ये उसके आगे होने वाले इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट के लिए एक प्रॉब्लम थी। चू जियो, इस वक्त क्या तुमने डॉक्टर सुशो के साथ पॉइजन वागू का इस्तेमाल किया था? हमेशा एक दूसरे से प्यार करने और कभी ना छोड़ने की कसम खाई थी? फैंग युआन ने किलर गोस्ट डॉक्टर को देखते हुए एक सवाल पूछो। हाँ, ऐसी बात तो है, लेकिन मालिक, आपको कैसे पता? चू जियो सूजे हुए चेहरे के साथ जमीन पर घुटनों के बाल बैठा रहा और कंफ्यूज होकर जवाब दिया। HMPH, जब तुमने पॉइजन वागू का इस्तेमाल किया था तो क्या तुम जानते हो कि डॉक्टर सुशो ने उसके रिस्ट्रिक्शंस कैसे हटाए? फैंग युआन ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। पॉइजन वागू माउंटेन प्लेज सी ओथ गू का रिप्लेसमेंट है। चेन जियो के पास यूज भी असर करने की काबिलियत नहीं है। उसने इस जिगलो शैंक यानफी के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, पॉइजन वाव को खुद को मारने दिया। बिना होस्ट के पॉइजन वाव की ताकत खत्म हो गई। फिर उसने हीलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके खुद को जिंदा कर लिया और पॉइजन वाव से आजाद हो गई। चू जियो ने यह बात गुस्से से भरे चेहरे के साथ कही। वो अपनी सीनियर सिस्टर से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने एक जिगोलो के लिए उस धोखा दे दिया, यहां तक कि अपनी जान के खतरे को भी नजरअंदाज कर दिया और पॉइजन वाव तोड़ दिया। फैंग युआन ने यह सुना तो वो उससे भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने अपनी लात उठाई और चू जियो को दूर फेंक दिया। झूठे साले। यूज याद आया कि उसकी पिछली लाइफ में चू जियो ने यह कहा था, हमने उस ब्लेस्ड लैंड के समुंदर के सामने कसम खाई थी कि एक दूसरे की रक्षा करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन किसने सोचा था कि उसका दिल बदल चुका था और वो उस वक्त ली हुई कसम तोड़ देगी और मुझे जख्मी करके अस्चोर के साथ भाग जाएगी। कौन सी कसम? वो साला पॉइजन वागू था। यह चू जियो सिर्फ फालतू की बातें करता रहा, जरूरी इंफॉर्मेशन को गोलमोल करके खुद को बचता रहा।
अगर उसने उस वक्त पॉइजन वाओ गू कहा होता तो फैंग युआन सोचता है वो इतना अनजान नहीं होता, ये ना जानता कि शांग क्लैन सिटी में एक ऐसा इंसान था जो पॉइजन वाओ गू से आज़ाद हो सकता था, और इस वजह से वो बाइनिंग बिंग से सतर्क रहता। लेकिन मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था। जब चू जिऊ ने शांग यानफी के लुक के बारे में बात की तो उसने कहा कि वो बस थोड़ा सा बेहतर दिखता था। ऐसी बेशर्मी वाली बातें ऐसे कह रहा था जैसे नेचुरल हो। कोई हैरानी नहीं कि उसने गू के बारे में नहीं बताया। फैंग युआन ने नफरत से चू जिऊ को देखा। कहता था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उस रोकने के लिए पॉइजन व गू का इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि वो अंदर से कितना कमीना और घटिया था। ऐसे इंसान का बड़ा चढ़ाकर सच बोलना कोई अजीब बात नहीं थी। फैंग युआन को इस बात पर भी शक था कि बाइनिंग बिंग पॉइजन वाव से कैसे आज़ाद हुई। उसकी पिछली लाइफ में भी बाइनिंग बिंग ने वजह नहीं बताई थी। ए फ्लैट फैंग युआन को पता चल गया, यह डॉक्टर सू शो थी जिसने उसकी आज़ाद होने में मदद की थी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। चू जिऊ, किंग शिन इनहेरिटेंस में जा और मेरे लिए अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू लेकर आ। फैंग युआन ने अपने विचार इकट्ठे किए और निर्देश दिया। ये अधीन अपनी पूरी कोशिश करेगा। चू जिऊ ने जवाब दिया। चू जिऊ एक हीलिंग गू मास्टर था। वो फंग टियन यू की तरह रिफाइनमेंट पाथ का मास्टर नहीं था। उससे फैंग युआन की सेकंड एपिचर गू रिफाइन करने में मदद मांगना नामुमकिन था। लेकिन उसके लिए अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू हासिल करना बेहद आसान था। इसका कारण यह था कि ब्लेस्ड लैंड कमजोर हो रहा था। जल्द ही गू वॉर्म्स इस्तेमाल किए जा सकेंगे। चू जिऊ को बस आगे बढ़ना था और यूज अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू मिल जाएगा। इस पॉइंट पर फैंग युआन का कत्ल ए आम खत्म हो गया। वो हॉल में वापस आया और गू रिफाइन करना जारी रखा। अपनी पिछली लाइफ के मुकाबले उसने रिबर्थ के बाद बहुत टाइम बचाया था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा के प्रेशर के बिना ये काफी आसान था। इस वक्त वो दिन में सिर्फ 1 घंटा बिताता था, एक पागल की तरह गू रिफाइन कर रहा था, अपनी हदों को तोड़ रहा था। लेकिन अब वो 6 घंटे सो सकता था, धीरे धीरे और आराम से, परफेक्ट सीक्वेंस में गू रिफाइन कर रहा था। दिन गुजरते गए और ब्लेस्ड लैंड कमजोर होता जा रहा था। लेकिन इमॉर्टल एसेंस का खर्च पिछली बार से बहुत कम था। फैंग युआन के पास पिछली बार का एक्सपीरियंस था। इस बार उसने कम गलत रास्ते लिए, कई स्टेप्स एक हाई बार में पूरे हो गए और लैंड स्पिरिट बेहद हैरान था। 3 किंग्स इनहेरिटेंस की अजीब हालत ने सबका ध्यान खींच लिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, 6 क्लैन, जुओ क्लैन बाहर निकले और सियो मांग और मू वू टियन भी संचा माउंटेन पर दिखे। आखिरकार द 24 अक्टूबर फिर से आ गया। मालिक, ये अधीन सफल हुआ। चू जिऊ जमीन पर घुटनों के बाल बैठा, एक गू को ऊपर उठाए हुए फैंग युआन को दे रहा था। इस गू का लुक एकदम सादा था, एक ग्रे पत्थर की डिस्क जैसा। ये और कोई नहीं बल्कि अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू था। पिछली लाइफ में फंग टियन यू जिसे फैंग युआन ने गुलाम बनाया था, उसने किंग शिन इनहेरिटेंस हासिल किया था और उसके पास कई सौ हेरी मैन फॉलोअर्स थे। ए फ्लैट, चू जिऊ रिफाइनमेंट पाथ का मास्टर नहीं था, उसने जबरदस्ती रास्ता बनाया था, सिर्फ अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू हासिल किया, एक भी हेरी मन उसके पीछे नहीं आया। लेकिन हेरी मैन गू रिफाइनमेंट में अच्छे वो लड़ नहीं सकते थे। हेरी मैन की डिफेंस लाइन ना के बराबर थी। फैंग युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू रखने के बाद फैंग युआन ने चू जिऊ को कुछ निर्देश दिए और उस भेजे दिया। यह पूरा प्रोसेस अंधेरे में हुआ। बाइनिंग बिंग को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। फैंग युआन ब्रॉन्ज हॉल में वापस लौटा और बाइनिंग बिंग पहले से ही पहुंच चुकी थी। उसके पीछे 1 लाख डॉग बीस्ट्स या तो आराम कर रहे थे या खेल रहे थे। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया। बाइनिंग बिंग, अपने गू वॉर्म्स लैंड स्पिरिट को दे दू। क्या? बाइनिंग बिंग चूक गई। क्या मैं इन कुत्तों को कमांड नहीं कर रही? लैंड स्पिरिट गू वॉर्म्स इस्तेमाल कर सकता है, उसका मैनिपुलेशन तुमसे बेहतर है, फैंग युआन ने समझाया। लैंड स्पिरिट प्रकट हुआ, थोड़ा चिंतित होकर। नौजवान, मुझे तुम्हारे साथ गू रिफाइन करना है और इमॉर्टल एसेंस को भी कंट्रोल करना है। अगर मुझे कुत्तों को कंट्रोल करने में भी मेहनत करनी पड़ी तो शायद मेरे पास इतनी एनर्जी ना बचे। फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा, उसका चेहरा बेहद कॉन्फिडेंट था। फिक्र मत करो, क्या तुम्हें मेरे काम पर भरोसा नहीं है? दुश्मनों के बीच मेरे अपने मोहरे भी हैं। यहां तुम्हारे लिए कुत्तों को मैनिपुलेट करने के लिए काफी प्राइमेवल स्टोन्स हैं। ऐसा है क्या? बागी हिचकिचाया, लेकिन फैंग युआन की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में सोचकर वो आखिर में मान गया। और तुम बाइनिंग बिंग, मेरे साथ आओ। जब मैं गू रिफाइन करूंगा, मुझे अपनी रक्षा के लिए एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत होगी। फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग के कंधे पर थपथपाया, एक दयालु और स्नेह भरी मुस्कान दिखाते हुए।
बाइनिंग बिंग ने HMPH किया, उसकी निगाहें चुपके से चमक रही थी, जब उसने एक सादे टोन में कहा, तुम्हारी मर्जी, जब तक तुम मरते नहीं हो, गू रिफाइनमेंट सफल हो या ना हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग एक साथ हॉल में दाखिल हुए। फैंग युआन बैठ गया जबकि बाइनिंग बिंग उसकी गार्जियन बनकर खड़ी हो गई। फैंग युआन ने अपनी ईड़ बैंड कर ली, कुछ नहीं कर रहा था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ज्यादा टाइम नहीं है। बाइनिंग बिंग ने कुछ देर सब्र करने के बाद चुप्पी तोड़ी। निंग बिंग, शांत रहो, कुछ चीजें जल्दी में नहीं की जा सकती। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया, बिना किसी चिंता के उसने साफ साफ कहा। बाइनिंग बिंग ने HMPH किया, कुछ नहीं बोली, उसकी एनल सिकुड़ गई, मन ही मन सोच रही थी, ये फैंग युआन क्या सोच रहा है? उसने मेरी कमांडिंग राइट्स ले ली, क्या उस मुझ पर शक है? नहीं, उसने मुझे हॉल में रहने को कहा है, वो अभी भी मुझ पर भरोसा करता है। मुझे सब्र करना होगा। उसने टाइरुओनन के बारे में सोचा और अश्योर्ड फील किया, वो अभी बाहर डॉग ग्रुप से ब्लॉक हो चुकी है, मेरी मदद के बिना वो सिर्फ जबरदस्ती ही रास्ता बना सकती है। डैमिट, उसने मुझे कुत्तों को कंट्रोल नहीं करने दिया। शुक्र है, हमारे पास एक बैकअप प्लान है। टाई बाई की पहले से हाईसैंचा माउंटेन पर चुपके से मौजूद है। कुछ देर बाद फैंग युआन शांत था और आराम कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। इस बार लैंड स्पिरिट भी फैंग युआन को गू रिफाइन करने के लिए जल्दबाजी करने आ गया, लेकिन फैंग युआन ने यूज माना कर दिया, कुछ नहीं किया। लैंड स्पिरिट बेचैन था, उसका टोन थोड़ा गुस्से वाला हो गया, लेकिन फैंग युआन ने अपनी रीबर्थ आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके यूज माना लिया। उसी वक्त सनचा माउंटेन की चोटी पर नीले लाल रोशनी के स्तंभ पतले और कमजोर थे, अभी भी पहाड़ की चोटी पर चमक रहे थे। किंग क्वैन इनहेरिटेंस का पीला स्तंभ जा चुका था। पिछली बार सिर्फ लाल स्तंभ बचा था, इसका कारण यह था कि फंग टियन यू ने किंग शिन इनहेरिटेंस ले लिया था। लेकिन इस बार चू जियो रिफाइनमेंट मास्टर नहीं था, वो आखिरी राउंड पार नहीं कर पाया, इसलिए 2 स्तंभ बच गए थे। पता नहीं किंग क्वैन इनहेरिटेंस किसने लिया। 2 बचे हैं, हम जैसे छोटे लोगों के पास कोई चांस नहीं है। लेकिन यह सच में अजीब है, इनहेरिटेंस में से कोई भी रैंक 5 गू मास्टर बाहर नहीं आया, क्या कुछ हुआ है? हाँ, किंग क्वैन इनहेरिटेंस इनहेरिट हो गया, लेकिन बाकी लोग बाहर क्यों नहीं आए? उन्हें ब्लेस्ड लैंड के अंदर रोका जा रहा है। यह ब्लेस्ड लैंड नाश होने की कागार पर है, जल्दी दरवाजा खुल जाएगा, जिससे हम अपनी मर्जी से अंदर और बाहर जा सकेंगे। एक आवाज गूंजी, ये तो लॉर्ड सियो मांग है। किसी ने खुश होकर उस शख्स की पहचान कर ली। चैप्टर 402, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। एक्सट्रीम लाइट गू, हेवेंस विल गू, एम्प्टी फिस्ट गू, किलर मूव, इमेमोरियल लाइट फिस्ट। सियो मैंग सैंचा माउंटेन की चोटी पर खड़ा था और उसने अपना किलर मूव इस्तेमाल किया, जिससे आसमान धीमा पड़ गया। रोशनी की किरणें एक पहाड़ जितने बड़े मुके में बदल गई और ब्लेस्ड लैंड की दीवार को चीरते हुए निकल गई। एक पाल में पूरा ब्लेस्ड लैंड हिल गया और एक बड़ा सा छेद बन गया जो अंदर से बाहर तक का रास्ता बना रहा था। गू मास्टर्स बिना किसी रुकावट के उसके जरिए अंदर जा सकते थे। चलो, ब्लेस्ड लैंड में जो कुछ भी है, सब हमारा है। हमें जल्दी करनी होगी, वरना हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अफसोस, अच्छी चीजें तो वो एक्सपर्ट्स ले जाएंगे। अच्छा होगा अगर वो हमारे लिए बस सूप छोड़ दें। कितना अच्छा होता अगर मैं किस्मत से किंग शिन और किंग बाओ इनहेरिटेंस हासिल कर पाता। वहां एकदम अफरा तफरी का माहौल था, अनागिनत लोग चिल्ला रहे थे और ब्लेस्ड लैंड में घुस रहे थे, जिससे ब्लेस्ड लैंड पर प्रेशर बहुत बढ़ गया। बस यही ही बेवकूफों का झुंड। सियो मांग ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी और ब्लेस्ड लैंड में कदम रखा। ब्रॉन्ज हॉल भी झटकों से संभाल गया। लैंड स्पिरिट ने अपनी आवाज फैंग युआन तक पहुंचाई, तो तुम इस झटके के गुजरने का इंतजार कर रहे थे, ये सच में बहुत खतरनाक था। अगर ये गू रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान होता, तो इससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती और अंजाम इतना बुरा होता कि सोचा भी नहीं जा सकता। तुम सच में एक गू इमॉर्टल हो जो रिबॉर्न हुआ है। फैंग युआन मुस्कुराया और एक मेंटल मैसेज भेजा, मैं सिर्फ एक गू इमॉर्टल नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा भविष्य का मालिक भी हूं। बागी, तुम्हें यह जानना होगा कि मैं इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार हूं। तुम जितना ज्यादा मेरे साथ कोऑपरेट करोगे, हमारे इमॉर्टल गू रिफाइन करने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। ए फ्लैट, मुझे याद है कि 2 और झटके आने वाले हैं, हमें उन्हें जितना हो सके बचना है। ठीक है, चलो गू रिफाइनमेंट शुरू करते हैं। फैंग युआन ने झूठा सेकंड एपेचर गू कॉल्ड्रन में फेंक दिया। लैंड स्पिरिट के कोऑपरेशन से ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन बिना किसी आग के जलने लगा और बचा हुआ इमॉर्टल एसेंस जलना शुरू हो गया।
इमॉर्टल एसेंस जलकर एक नीले धुएं में बदल गया जो धीरे धीरे ऊपर उठा और झूठे सेकंड एपर्चर गू को धक लिया। झूठा गू ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन के ऊपर तैरने लगा और इस नीले धुएं से एक चमकदार पीली रोशनी में बदल गया। फैंग युआन ने अपना पूरा ध्यान नीले धुएं और पीली रोशनी को मिलाने में लगा दिया। पहले उसने फंग टियन के साथ मिलकर गू रिफाइन किया था, अब वो अकेले कर रहा था और इसलिए थोड़ा धीमा था। मो वू टियन अकेले घने कोहरे के किनारे पहुंचा। उसकी गहरी और रहस्यमय पर्पल एल जादुई और जंगली थी। उसकी पर्पल एल से कोहरा अदृश्य सा लग रहा था और डॉग बीस्ट का समुंदर उसकी नजर में आ गया था। इतना टाइट डिफेंसिव फॉर्मेशन, एक आदमी अकेले इससे पार नहीं कर सकता, लगता है मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। उसने फौरन मुंह फेरा और कुछ देर बाद हु मेरे को ढूंढ लिया। यंग मास्टर वू टियन, तुम सच में रैंक 5 पर पहुंच गए। हु मो वू टियन की कल्टिवेशन प्रोग्रेस से हैरान थी। मो वू टियन ने इमॉर्टल ट्रेजर के बारे में बात की और फौरन हु मेरे के मन में लालच पैदा कर दिया, जिसने अपना पूरा समर्थन जताया। लेकिन जब वो रास्ते में थे, उन्हें पता चला कि इमॉर्टल ट्रेजर की खबर पहले ही फैल चुकी थी। दोनों ने डिटेल्स के बारे में पूछा और पता चला कि यह खबर किलर गोस्ट डॉक्टर चू जियो ने फैलाई थी। अभी उसने डेमोनिक गू मास्टर्स का एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा कर लिया था और ब्रोंज हॉल की तरफ जा रहा था। मो वू टियन की भौहें सिकुड़ गई। ज्यादातर डेमोनिक पाथ के गू मास्टर्स पहले हाई चू जियो के साथ चले गए थे, इसलिए वो सिर्फ कुछ ही लोगों को इकट्ठा कर पाया। इसके अलावा इन्फ्लुएंस की बात करें तो वो चू जियो का मुकाबला नहीं कर सकता था। मो वू टियन आखिरकार एक नया चेहरा था, जबकि चू जियो एक पुराना वेटरन था जो कई सालों से सदर्न बॉर्डर में घूम रहा था और 4 महान डॉक्टर्स में से एक भी था। ज्यादातर लोगों को उससे कुछ ना कुछ काम पड़ता था और उसका कुछ असर राइचस पाथ में भी था। कोई चारा ना होने पर मो वू टियन सिर्फ चू जियो के ग्रुप में शामिल हो सकता था। छोटे भाई मो वू टियन की मदद से ये मामूली डॉग बीस्ट्स हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। चू जियो ने मो वू टियन का जोश से स्वागत किया। मो वू टियन की भुएं गहरी सिकुड़ गई क्योंकि यूज चू जियो के लिए एक निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसने इसे लिया और मदद की तो वो लोग में हॉल तक जल्दी पहुंच सकेंगे। डेमोनिक गू मास्टर्स की बड़ी भीड़ शानदार लग रही थी, लेकिन उन्होंने फौरन में हॉल की तरफ हमला नहीं किया बल्कि वहीं रुके रहे। सर चू जियो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, हम हॉल की तरफ हमला क्यों नहीं कर रहे? मो वू टियन की भुएं एक गांठ में सिकुड़ गई थी जब उसने जोर दिया। चू जियो ने हल्के से हंसकर कहा, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा ताकत, अभी भी हमारे बहुत से लोग हैं जो हमसे नहीं जुड़े हैं। हमें उनकी ताकत को अब्जॉर्ब करके और भी मजबूत बनना होगा। जब हम उस वक्त हमला करेंगे तो हर इंसान पर प्रेशर और खतरा बहुत कम होगा। मो वू टियन ने फिर से जोर दिया, लेकिन चू जियो बस हल्के से हंसा और पलाइट ढंग से जवाब दिया, जरा भी नहीं झुका। मो वू टियन बेचैन होने लगा। उसने कई बार कोशिश की लेकिन चू जियो अटल रहा। ये बुढ़ा बेवकूफ वक्त की कीमत नहीं जानता। मो वू टियन ने अपना गुस्सा दबाया और फौरन हु मेरा, ली जियान और दूसरों से कांटेक्ट करके सबको उकसाने और बेचैन करने लगा। चू जियो के पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो सीधे सबकी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता था और सिर्फ डेमोनिक गू मास्टर्स के एक ग्रुप को लेकर कोहरे के किनारे पहुंच सका। मो वू टियन ने कुछ देर देखा और फिर से भीड़ को 3 ग्रुप्स में बांटने की स्ट्रेटजी बनाई और इसी तरह आगे। लेकिन चू जियो ने कहा कि यह अच्छा आइडिया नहीं है और कोहरा इतना घना है कि असली सिचुएशन समझना मुश्किल है। एक डॉक्टर होने के नाते उसके पास एक हीलर के अपने यूसूल वो सबको खुद को खतरे में डालते हुए और मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता था। मो वू टियन ने गुस्से में अपने पैर पटके और सबसे कांटेक्ट करके उन्हें इमॉर्टल ट्रेजर के लालच से उकसाने चला गया। डेमोनिक गू मास्टर्स का मूड यूके साया हुआ था। चू जियो ने भी इस सिचुएशन का फायदा उठाया और इस मामले की जिम्मेदारी मो वू टियन पर डाल दी और उन लोगों को चुना जो आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसने एक शर्त राखी कि सिर्फ वही लोग आगे जा सकते हैं जो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं और उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। डेमोनिक भीड़ आसानी से मान गई और मो वू टियन के अरेंजमेंट के मुताबिक 3 रास्तों की तरफ बढ़ गई। गड़बड़ है, कोई बाहर से हमला कर रहा है। जब रिफाइनमेंट चल रहा था तभी अचानक लैंड स्पिरिट की आवाज आई। चिंता मत करो, मैंने इस सिचुएशन का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। जाओ बाहर की लड़ाई संभालो, मैं फिलहाल गू रिफाइनमेंट को अकेले संभालूंगा और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। फैंग युआन का चेहरा शांत था। लैंड स्पिरिट ने अपना ZYAA डिटार कॉन्सेंट्रेशन डॉग बीस्ट्स को कमांड करने में लगा दिया, फैंग युआन के निर्देशों के मुताबिक, और डेमोनिक भीड़ को वैसे ही पीछे धकेल दिया जैसे पिछली लाइफ में किया था। मो वू टियन हार मानने को तैयार नहीं था और उसने फिर से दूसरा असॉल्ट ग्रुप बनाया,
लेकिन उन्हें फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो हार कर लौट आए। चू जियो इस वक्त आगे आया, सब मेरा नियम जानते हैं, मैं हर एक जान बचाने के बदले एक जान लेता हूं। अभी मैं सबका इलाज करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बाद में अपना वादा पूरा करेंगे। बोलना खत्म करके उसने सबका इलाज करना शुरू कर दिया। डेमोनिक भीड़ की आंख में आंसू आ गए। चू जियो का इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ा और भी ज्यादा लोग मो वुटियन को छोड़कर चू जियो के साथ हो गए। चू जियो ने मो वुटियन के कंधे पर थपथपाया और एक दयालु आवाज में कहा, भाई वुटियन, अब देखा तुमने? मैंने तुम्हें पहले ही सलाह दी थी कि रिस्क मत लो। ए फ्लैट, हमारे इतने सारे साथी अपनी जान गंवा चुके हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसकी आवाज काफी ऊंची थी जिससे मो वुटियन की आंख फड़कने लगी और उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। ये बुरा कमीना, अगर मेन इन बीस्ट्स को पार करने में सफल हो जाता तो ये उसका योगदान होता, और अब जब मैं फेल हो गया तो वो सारी जिम्मेदारी से बच रहा है। HMPH, मैंने इन बीस्ट्स को कमा लिया। मैंने सोचा था कि फॉर्मेशन कमजोर है और कभी नहीं सोचा था कि पीछे से एक गू मास्टर उन्हें कंट्रोल कर रहा है। इतनी तेज अडेप्टेशन स्पीड और तरीका, ये इंसान जरूर एंस्लेवमेंट पाथ में गहरी पकड़ रखता है। डैम इट, ये सच में नफरत के काबिल है। मो वुटियन ने अपने दांत पीस लिए लेकिन कुछ नहीं कर सका। पिछली लाइफ में वो ताकत और धमकी का इस्तेमाल करके डेमोनिक गू मास्टर्स को अपनी जान देने पर मजबूर कर सका था, लेकिन अब रैंक 5 चू जियो के यहां होने से वो इतना बेकाबू नहीं हो सकता था। चलो इंतजार करते हैं, राइचस पाथ गू मास्टर्स भी जल्द ही इकट्ठे हो जाएंगे और हम उनके साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। आखिरकार हमारी एक ही जिंदगी है, अगर हम आगे बढ़ गए और राइचस पथ को फायदा लेने दिया तो ये सच में बहुत बुरा होगा। चू जियो ने अपनी प्लान बताई। लॉर्ड किलर गोस्ट डॉक्टर सही कह रहे हैं। लॉर्ड किलर गोस्ट डॉक्टर सच में दयालु हैं और हम छोटे लोगों की जिंदगी की परवाह करते हैं। डॉक्टर्स के अपने हीलर के उसूल होते हैं। लॉर्ड किलर गोस्ट डॉक्टर आखिरकार हमारे डिमोनिक पथ के सीनियर हैं। मो वुटियन ने अपने दांत इतने पीसे कि उनसे कट कट की आवाज आने लगी। वो सच में इस बूढ़े हरामी को मार डालना चाहता था। इस तरह वक्त काफी देर तक बर्बाद हुआ जब तक कि राइचस पाथ गू मास्टर्स सियो मांग के नेतृत्व में इकट्ठे नहीं हो गए। उन्होंने कई बार हमला किया लेकिन वो भी हार कर लौट आए। सियो मांग बेचैन हो रहा था जबकि अभी तक ना खुले किंग बाओ इनहेरिटेंस के बारे में सोच रहा था और उसने फिर से अपना किलर मूव इस्तेमाल किया। एक्सट्रीम लाइट गू, माई विल गू, ब्राइट स्पीयर गू, किलर मूव, माई ग्लोरियस स्पीयर। एक 1.8 मीटर्स लंबा और 0.6 मीटर्स मोटा रोशनी का भाला टीले पर गिरा। एक तेज धमाका हुआ और झटके की लहरों ने सब कुछ उड़ा दिया। चमकदार रोशनी के गायब होने के बाद टीले को ढकने वाला कोहरा भी गायब हो गया। ब्रॉन्ज हॉल और उसके शानदार डॉग बीस्ट्स अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सबकी आंख के सामने आ गए। राइचस और डेमोनिक भीड़ ने अपने दिलों को जोश से धड़कते हुए महसूस किया लेकिन इस सीन को देखकर ठंडे भी पड़ गए। इमॉर्टल ट्रेजर उनके सामने था लेकिन वो इतने बड़े डॉग बीस्ट फॉर्मेशन को कैसे पार कर सकते थे? ये सिर्फ तभी किया जा सकता था जब राइचस और डेमोनिक मिल जाते। अनुभवी लोगों ने यही सोचा। सियो मांग ने डेमोनिक पाथ की दिशा में देखा और मो वुटियन ने भी राइचस पथ पर नजर डाली। ये साफ था कि उन्हें मिलना ही पड़ेगा, लेकिन ये देखना था कि कौन सा पक्ष पहले समझौता करेगा। वक्त मिनट और सेकंड में गुजर रहा था। चू जियो शांति से डॉग बीस्ट्स को देख रहा था जबकि सियो मांग का चेहरा गंभीर था क्योंकि उसने आराम करने के लिए अपनी आंख बंद कर ली थी। वो महान सियो क्लैन का यंग मास्टर था, राइचस पाथ के बीच एक मशहूर शख्सियत। वो डेमोनिक पाथ के सामने पहले अपना सर कैसे झुका सकता था? अगर बाद में ये बात फैल गई तो उसकी रेपुटेशन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा झटका चला गया। बागी, मेरा गुप्त मोहरा काम आ गया है और थोड़ी देर के लिए वो हमला नहीं करेंगे। चलो रिफाइनमेंट जारी रखते हैं। फैंग युआन ने लैंड स्पिरिट को बुलाया। जबकि राइचस और डेमोनिक पथ एक स्टेलमेट में थे, फैंग युआन ने एक बार फिर रिफाइनमेंट शुरू कर दिया। इस वक्त नीला धुआं और पीली रोशनी आखिरकार एक दूसरे के साथ मिल गए थे। नीला धुआं घास के मोतियों में बदल गया जो हवा में तैर रहे थे और बढ़ने लगे। पीली रोशनी फूलों में बदल गई जो फड़फड़ाए और घास में गिर गए। फैंग युआन ने एक खंजर निकला और अपनी नस काट ली, अपना खुद का एसेंस ब्लड बहते हुए। भारी मात्रा में एसेंस ब्लड धुएं में मिल गया। नीला धुआं और पीली रोशनी से फौरन सिजल की आवाजें आने लगी और वो एक लाल बादल में बदल गए, जैसे खून के समुंदर की लहर। खून उमड़ा और एक गोले में बदल गया जो हवा में बिना फैले तैर रहा था। एक राउंड के इवोल्यूशन के बाद धुएं का गोला शांत हो गया और एक खेत बन गया जिसमें लाल गेहूं की भरपूर फसल उगी हुई थी। फैंग युआन ने यह देखकर एक गहरी सांस छोड़ी।
उसने बहुत सारा खून खो दिया था जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने फौरन एक गू का इस्तेमाल करके अपना घाव ठीक किया। जंगली घास बेपरवाह उगती है, खून की समुंदर जैसी। 300 साल वसंत की तरह, 500 साल पतझड़ की तरह। उसने एक लाइफ स्पैन गू निकला। ये एक 300 साल का लाइफ स्पैन गू था जो जड़ों जैसा दिखता था। उसकी सतह खुरदुरी थी, जैसे एक सांप जो एक घेरे में लिप्त हो। फैंग युआन ने यूज खून के खेत के धुएं में फेंक दिया। धुएं का बादल फौरन उबलते हुए पानी की तरह जोश में आ गया। पिछली लाइफ में इस अजीब बदलाव ने फैंग युआन को लगभग फेल कर दिया था, लेकिन अब फैंग युआन मानसिक रूप से तैयार था और उसने आसानी से सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। उसके कंट्रोल में धुएं का बादल धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त लैंड स्पिरिट ने अचानक चेतावनी दी, गड़बड़ है, वो गू मास्टर्स एक साथ हमला करने लगे हैं। शायद गू रिफाइन करने के लिए टाइम ना बचे। चिंता मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। फैंग युआन ने ठंडे ढंग से मुस्कुराकर दूसरा लाइफ स्पैन गू निकला। चैप्टर 403 बाय निंग बिंग। हो गया तुम्हारा नाटक। मारो, आगे बढ़ो, इन हरामखोर कुत्तों को मार डालो। चिल्लाने, चीखने, कराहने, गालियां देने, कुत्तों के भौंकने की आवाजें, ये सारी आवाजें एक हो गई, जिससे जमीन कांपने लगी। हमला शुरू हुए अभी 10 मिनट हाई हुए लेकिन टीला पहले से ही खून और लाशों से भरा हुआ था। सर चू जियो, हम धीरे चल रहे हैं, इस स्पीड से हम कभी ब्रोंज हॉल में कैसे पहुंचेंगे? मो वू टियन ने जोर दिया। चू जियो ने हल्के से हंसा। कुत्तों के झुंड बहुत बड़े हैं, क्या उन्हें पार करना इतना आसान है? धीरे चलना ही बेहतर है। राइचस पाथ वाले हमारे लिए ज्यादा प्रेशर झेलेंगे, हम इस अफरा तफरी का बेहतर फायदा उठा सकते हैं। चू जियो पहले से हाई फैंग युआन का गुलाम था, उसकी सबसे बड़ी इच्छा वक्त को टालना था। पहले राइचस और डिमोनिक गुट एक स्टेलमेट पर लेकिन इस मो वू टियन ने इसियो मांग को कोऑपरेट करने के लिए ढूंढकर सब खराब कर दिया। चू जियो यूज रोक नहीं सका, वो सिर्फ हालात के साथ बे सकता था। हमला शुरू करने के बाद उसने उन्हें धीमा करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने 2 दिशाओं से हमला करने का प्लान बनाया था, लेकिन किलर गोस्ट डॉक्टर की मैनिपुलेशन के कारण राइचस गट आगे निकल गया, इसलिए उन्हें ज्यादा मार झेलनी पड़ी। इस बीच डेमोनिक पाथ को कम नुकसान हुआ, लेकिन हमले की रफ्तार धीमी थी, वो घिर जाने के खतरे में थे। चू जियो, तुम सोच क्या रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमें जोश के साथ हमला करना है, हम इतना धीरे कैसे चल सकते हैं? तुम बूढ़े और सठिया गए हो, क्या तुम्हें दिखता नहीं? हमारा ग्रुप पहले ही बड़ी मुसीबत में है, एक बार हमारी मूवमेंट रुक गई तो हम घिर जाएंगे, हम राइचस पथ से भी बड़े खतरे में होंगे। मो वू टियन गुस्से में अपने पैर पटक रहा था, चिल्ला रहा था। चू जियो ने अपनी अड़ी चौड़ी करके चिल्लाते हुए जवाब दिया, मो वू टियन, तुम जूनियर, फालतू में क्यों चिल्ला रहे हो? तुम क्या जानते हो? तुम्हारे तरीके से चलकर हमने पहले कितने लोग खोए। बाद में जब हम राइचस फैक्शन से इमॉर्टल ट्रेजर के लिए लड़ेंगे तो वो हमारे दुश्मन होंगे, हमें उन्हें कमजोर करना होगा। ऐसा कहकर चू जियो का टोन बदल गया, वो नरमई से समझाने लगा, अरे नौजवान, बिना सोचे समझे आगे बढ़ना अक्लमंदी नहीं है। पहले जो हुआ उसकी वजह से ZYA डटार डिमोनिक गू मास्टर्स ने चू जियो का समर्थन किया और मो वू टियन का विरोध किया। मो वू टियन का दिल गुस्से से भरा था, उसने अपना सिर उठाया और चिल्लाया, बुद्धे बेवकूफ चू जियो, हमारी सोच अलग है। तुम सब यहां मरने के लिए इंतजार करो, मैं अपना इमॉर्टल ट्रेजर लेने जा रहा हूं। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ा और ब्रोंज हॉल की तरफ हमला कर दिया। मेरा ली जियान और दूसरों को लगा कि मो वू टियन सही था, वो आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन उनकी ताकत काफी नहीं थी, वो सिर्फ भीड़ के साथ जा सकते थे। नौजवान बहुत जल्दबाज होते हैं। चू जियो ने आहें भरी, फिर हंसा, देखो, मेरे उकसाने के बाद वो हमारे लिए प्रेशर झेल रहा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उसके बनाए रास्ते का इस्तेमाल करते हुए, परफेक्ट। सब हंसने लगे, चू जियो की होशियारी की तारीफ करने लगे। अनागिनत कुत्ते एक लहर बनकर आए, जबकि हजारों गू मास्टर्स उनका सामना कर रहे थे। खून बह रहा था और टूटे हुए अंग उड़ रहे थे। हर तरह के गू वॉर्म्स टक्कर ले रहे थे, जैसे आग और बर्फ का नाच। बिजली फट रही थी और मिट्टी उलट पुलट हो रही थी, हरी बेलें लगातार उग रही थी। यी चोंग का शरीर नीले मछली के स्केल से ढका था, उसकी पीठ पर काले पंख उग रहे थे और उसके चारों तरफ हल्की नीली लहर घूम रही थी। वो समुंदर में एक डरावनी शार्क बन गया था, बिना डरे आगे बढ़ रहा था। यी हुओ आग का देवता बन गया, आगे बढ़ते हुए मारकाट मचा रहा था, जहां भी वो जाता वहां आग की लपटें और रोते हुए कुत्ते होते। यान जुन ने फैंटम पाथ गू वर्म का इस्तेमाल किया,
एक खोखले साये में बदलकर बार बार हमलों से बच रहा था, सुरक्षित और सलामत। ली जियान ने अपना रैंक 5 गु इस्तेमाल किया और लोगों की नज़र बचाकर अपने शरीर को छुपा लिया। कॉमरिटियन पंखुड़ियों की बारिश में बदल गया, आसमान में तैर रहा था। एक्सपर्ट्स ने अपनी सारी काबिलियत दिखाई, ब्रॉन्ज हॉल के करीब पहुंचते हुए। उनके बीच दो सबसे आगेदर और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थे। वो कोई और नहीं बल्कि सियो मांग और मो वुटियन थे। लेकिन अच्छा वक्त ज्यादा देर नहीं टिका। बाहुआंग और यंग मिंग, डू डॉग एम्प्रेस प्रकट हुए, उनकी प्रगति को पिछली बार की तरह रोक रहे थे। वक्त आ गया है। फ्रंटलाइन पर टाई रुओ नन खून से नहाई हुई थी जब उसने अपने कदम रोके, हौंफते हुए आराम कर रही थी। टाई क्लैन के 4 ओल्ड टाइमर्स उसके पास उसकी रक्षा कर रहे थे। इसके अलावा वहां टाई बाई की भी था। हम ब्रॉन्ज हॉल से कुछ हजार कदम दूर हैं, यहां बहुत सारे कुत्ते हैं, ये आप पर है, लॉर्ड टाई बाई की। टाई रुओ नान ने कहा। ही, मेन पूरा वक्त देख रहा था, मेरे हाथ पहले से ही खुजली कर रहे हैं। टाई बाई की ने अपनी टोपी उतारी, अपने माथे पर तीसरी आंख दिखाते हुए। फ्यू, उसने अपना गू वर्म एक्टिवेट किया, अपने सामने की स्पेस को दोनों हाथों से धकेला, एक ब्लैक होल बनाते हुए। ब्लैक होल घूमता रहा और उसमें से अनागिनत सफेद बंदर कूद कर बाहर आए। सफेद बंदरों की सेना हो पड़ी, एक मजबूत फॉर्मेशन बनाकर ब्रॉन्ज हॉल की तरफ हमला कर दिया। यंग मास्टर, आप आगे बढ़िए, मैं उन्हें यहां रोक लूंगा। टाई बाई का टोन कॉन्फिडेंट और शक्तिशाली था। हम आप पर निर्भर हैं, इमॉर्टल गू सबसे जरूरी है, क्लैन के लिए, हमें फैंग युआन को जिंदा गिरफ्तार करना होगा। टाई रुओ नन ने अपने दांत पीसे, अपना हाथ हिलाया और टाई क्लैन के 4 ओल्ड टाइमर्स को लेकर अपना हमला शुरू कर दिया। सफेद बंदरों की सेना के कवर और बलिदान के साथ टाई रुओ नन सफलतापूर्वक हॉल के अंदर पहुंच गई। फैंग युआन अभी भी गू रिफाइन कर रहा था, वो कुछ और नहीं कर सकता था। लैंड स्पिरिट हमला करना चाहता था, लेकिन फैंग युआन ने यूज रोका। बागी, खुद को मजबूर मत करो। तुम्हें डॉग ग्रुप्स को कंट्रोल करना है जबकि इमॉर्टल एसेंस को मैनिपुलेट करके मुझे गू रिफाइन करने में मदद करनी है। तुम और कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो? बाइनिंग बिंग, अब सब तुम्हारे ऊपर है, जाओ यूज रोको। बाइनिंग बिंग ने ठंडे ढंग से HMPH किया, अपनी ईंट सिकोड़ते हुए उसने टाई रुओ नन को रोका, एक भयानक लड़ाई में उलझ गई। फैंग युआन के सामने स्पेस में बादल का धूर तेजी से हिल रहा था। अपनी पिछली लाइफ में उसने इस वक्त तक थर्ड वॉच गू इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन अब फंग टियन यू की मदद के बिना फैंग युआन की प्रोग्रेस बेहद धीमी थी। उसने अभी 500 साल वाला लाइफ स्पैन गू डाला था। रिफाइनमेंट मास्टर फंग टियन यू के बिना फैंग युआन को बादल के धुएं को कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही थी। बादल का धूल हिंसा से रिएक्ट कर रहा था, जिससे फैंग युआन कई बार लगभग फेल हो गया, लेकिन वो हर बार उस संभालने में कामयाब रहा। उसके पीछे जैसे टाई और बाई लड़ रहे थे, टाई क्लैन के 4 ओल्ड टाइमर्स भी शामिल हो गए। बाइनिंग बिंग उनका मुकाबला नहीं कर सकी और वो एक डिसएडवांटेज में पड़ गई, चिल्लाते हुए, फैंग झेंग, मैं उन्हें और नहीं रोक सकती, तुम्हें और कितना टाइम चाहिए? बादल का दूध आखिरकार लाइफ स्पैन गू को अब्जॉर्ब कर चुका था, खून के खेतों, सुनहरे गेहूं में बदल गया था, फसलों से भरा हुआ। ये 500 साल पतझड़ की तरह का सीन था। फैंग युआन की आवाज घबराई हुई थी, बस थोड़ी देर और रुको, मुझे बहुत टाइम चाहिए। अगर मैं मर गई तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बाइनिंग बिंग लगातार गालियां दे रही थी। कई मूव्स के बाद बाइनिंग बिंग जोर से हौंफी, मैं और नहीं कर सकती। फैंग युआन, मैं इन सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जा रही हूं। तुम्हारा एप्टीट्यूड फिर से 100% हो गया है? फैंग युआन चौंक गया। तुम्हें क्या लगता है? बाइनिंग बिंग ने गाली दी। बादल का धूल धीरे धीरे मेच्योर हो रहा था, गायब हो रहा था। एक पानी की टंकी के साइज से वो एक बेसिन के साइज तक सिकुड़ गया। रुकने की कोशिश करो, जब तक तुम यूज कंट्रोल नहीं कर सकती तब तक मत। फैंग युआन चिल्लाया। बहुत देर हो चुकी है। बाइनिंग बिंग ने गहरी सांस ली। क्रैक क्रैक, ठंड तेजी से जमा हो गई, जब ठंडी हवा में हॉल में हर जगह फैल गई और टेम्परेचर तेजी से गिर गया। ये कौन सा गू है? टाई रुओ नन की हैरानी भरी चीख भी फैंग युआन के कानों तक पहुंची। फैंग युआन ने मुश्किल से अपना सिर घुमा कर देखा और देखा कि यह हॉल पहले से ही बर्फ और बर्फ की दुनिया बन चुका था। बाइनिंग बिंग हवा में ऊंची तैर रही थी, उसका पूरा शरीर आइस क्रिस्टल में बदल रहा था, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन जैसी किंग माओ माउंटेन पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते वक्त हुई थी। ठंडी हवा जोर से चली और ग्लेशियर उठने लगा, टाई रुओ नन की तरफ एक विशाल और शानदार ताकत से बढ़ रहा था। क्या ये लेजेंडरी नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फजीक है?
टाई रुओ नन हैरानी से चिल्लाई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, वो बर्फ के अंदर एक अंबर में कैद कीड़े की तरह बैंड हो चुकी थी। बर्फ फैंग युआन की तरफ फैलती रही। बाई निंग बिंग, बाई निंग बिंग, फैंग युआन ने चिंता से चिल्लाया, लेकिन बाई निंग बिंग से कोई जवाब नहीं आया। उसका शरीर लगभग बर्फ के साथ एक हो चुका था और उसका पूरा चेहरा धुंधला होने लगा था। उसकी क्रिस्टल जैसी एरिया अब नहीं चमक रही थी और पूरी तरह से बुझ चुकी थी। डैम इट, फैंग युआन ने गाली दी, उठकर खड़ा हुआ और यांगू को बाई निंग बिंग की तरफ भेजा। लेकिन आधे रास्ते में यांगू ने यू टर्न लिया और फैंग युआन के दाएं हाथ में वापस आ गया। उसी समय बादल का दूर एक गू वर्म में बदल गया, फैंग युआन के बाएं हाथ पर आ गिरा। ये गू एक मूंगफली के छिलके जैसा था, सुनहरा और चमकदार, सतह पर निशान चमकीले लाल खून के निशान जैसे थे। पहले झूठा सेकंड एपर्चर गू सिर्फ एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता था और स्टेबल नहीं था, लेकिन ये नया गू 40 साल तक जिंदा रह सकता था। ही, फैंग युआन ने अपना सिर उठाया और हंसा, लिक्विड मेटल गू का इस्तेमाल करके ठंड को रोका। फिर उसने बाइनिंग बिंग से कहा, बाइनिंग बिंग, हो गया तुम्हारा नाटक। ठंड रुक गई। फैंग युआन फिर से हंसा, कहते हुए, टाई क्लैन के साथ मिलकर काम करने में मजा आया। इस बार बाइनिंग बिंग और एक्टिंग नहीं कर सकी, वो वापस अपने असली शरीर में आ गई और फैंग युआन को एक हैरान और गंभीर शक के साथ घूरने लगी, तुम्हें कैसे? शांग क्लैन सिटी में तुम जानबूझकर यानतू से हारी, डॉक्टर सू शू की मदद से पॉइजन वाव हटवाया और फिर चुपके से टाई रुओ नन से कांटेक्ट किया। सैनचा माउंटेन पर तुमने 4 ओल्ड टाइमर्स के साथ साजिश रची। ये सब क्या तुमने सोचा था कि मैं अनजान हूं? फैंग युआन ने अपने हाथों में 2 गू के साथ खेलते हुए कहा। बाइनिंग बिंग एक हक्की बक्की एक्सप्रेशन के साथ जमीन पर उतरी, लफ्जों से परे हैरान थी। फैंग युआन को यह सब कैसे पता चला? मैं बेहद गुप्त तरीके से काम कर रही थी। इसका मतलब वो हमेशा ठंडे दिमाग से मेरी परफॉर्मेंस देख रहा था। रुको, मैंने फिक्स्ड स्टार गू प्लांट करने में सफलता हासिल की थी। फैंग युआन, तुम शैतान, तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता चल गया? तुम आज बच नहीं सकते, भागने के लिए कहीं जगह नहीं है। टाई रुओ नन ने देखा कि मामला खुल चुका है और तेजी से बर्फ से बाहर निकल आई जब 4 ओल्ड टाइमर्स उसके साथ आ गए। फैंग युआन हल्के से हंसा, अपना बायां हाथ उठाते हुए, तुम्हारा मतलब फिक्स स्टार गू से है? क्या होगा अगर मैं अपना हाथ काट दूं? टाई क्लैन के 4 ओल्ड टाइमर्स की भुएं गहरी सिकुड़ गई। एक बार फैंग युआन ने अपना हाथ काट दिया तो भले ही वो अपना किलर मूव इस्तेमाल करते, उन्हें सिर्फ उसका हाथ मिलता। फैंग युआन के बारे में उनकी समझ के मुताबिक अपने बाएं हाथ की कलाई का बलिदान करना इस क्रूर और दुष्ट इंसान के लिए कुछ भी नहीं था। हा, टाई रुओ नन अचानक हंसी। उसने फैंग युआन की तरफ इशारा किया, चिल्लाते हुए, फैंग युआन, हमें धोखा देने की कोशिश बैन करो। तो क्या हुआ अगर तुमने हमारी साजिश देख ली? हॉल के बाहर कुत्तों का झुंड दोनों गुटों को नहीं रोक सकता। जल्द हाई, सियो मैंग, चू जियो, मो वू टियन, यी ह्यूओ, यी चोंग और बाकी सब अंडर GHUS आएंगे। क्या तुम इमॉर्टल गू को बचा सकते हो? तुम एक पागल दीवाने हो, इतने सारे गू मास्टर्स को मारकर और उनके एपर्चर्स लूट कर गू रिफाइन कर रहे हो। ये गुनाह माफी के लायक नहीं है। बाइनिंग बिंग सबसे अच्छी गवाह है। जैसे ही हम दुनिया को ये ऐलान करेंगे, तुम हर जगह एक वांटेड क्रिमिनल बन जाओगे। सबसे जरूरी बात, तुम्हारा इमॉर्टल गू अभी तक रिफाइन नहीं हुआ है। क्या तुम्हारे पास अभी भी सफल होने का कोई चांस है? नामुमकिन। तुम्हारे पास वक्त नहीं बचा है, जल्द ही इस हॉल पर लोग कब्जा कर लेंगे। तुम कहां भागोगे? उड़कर बाहर जाने की कोशिश करोगे? ही, तुम्हारा यहां से बचने का एक ही रास्ता है, हमारे टाई क्लैन के सामने सरेंडर कर दो और वो आधा अधूरा इमॉर्टल गू हमें दे दो। साथ हाई ओल्ड क्लैन लीडर के गू वॉर्म्स भी सरेंडर कर दो और सुधार के लिए डेमन सप्रेशन टावर में दाखिल हो जाओ। यही एक तरीका है जिससे तुम अपनी जान बचा सकते हो। चैप्टर 404, फिर से इमॉर्टल गू रिफाइन करना। टाई रुओ नन ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक ऐसी नजर से देखा जो चाकू की तरह तेज थी। फैंग युआन, तुम एक होशियार आदमी हो, तुम्हें अपनी सिचुएशन का साफ साफ अंदाजा होना चाहिए। मैं अपनी सिचुएशन को लेकर बिल्कुल क्लियर हूं। फैंग युआन का चेहरा शांत था, और मैं तुम्हारी सिचुएशन को लेकर और भी ज्यादा क्लियर हूं। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। इमॉर्टल गू का रिफाइनमेंट सच में पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी वजह से मैंने इमॉर्टल एसेंस का ज्यादा हिस्सा बचा लिया है, जो तुम सबको मारने के लिए काफी है। लेकिन ठीक उसी वक्त बागी प्रकट हुआ और रोते हुए चेहरे से बोला, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं।
उन्हें मारने में इमॉर्टल एसेंस का बहुत ज्यादा नुकसान होगा और बची हुई मात्र गू रिफाइनमेंट को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसके अलावा अब देर हो चुकी है, ब्लेस्ड लैंड में बहुत सारे छेड़ हो गए हैं और जल्द ही ये पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा और धुएं में मिल जाएगा। उसकी सबसे बड़ी जिद सेकंड एपर्चर गू का रिफाइनमेंट पूरा करना था, उस अपनी बर्बादी की भी परवाह नहीं थी। अभी फैंग युआन ने सिर्फ इस स्टेज तक रिफाइन किया था और सबसे जरूरी कदम अभी भी बाकी था, जो सबसे मुश्किल भी था, लेकिन सिचुएशन अब उस आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही थी। नौजवान, तुमने अपनी कैलकुलेशंस में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारा इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट फेल हो गया है। लैंड स्पिरिट दुख में चिल्लाया। इमॉर्टल गू रिफाइन करना? सोचा नहीं था यहां इतनी रौनक होगी। यान जुन ने शांति से यह हॉल में कदम रखा। पिछली लाइफ में यूज फंग टियनयू ने रोका था, लेकिन अब बिना किसी रुकावट के वो आजादी से ब्रॉन्ज हॉल में घुस गया। हे फैंग युआन, तुम ब्लेस्ड लैंड के मालिक नहीं हो, इसलिए लैंड स्पिरिट पूरी तरह से तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं करेगा। जबकि यंग क्लैन लीडर यान जुन आ चुके हैं, तो बाकी लोग भी दूर नहीं होंगे। आज तुम्हारी हार पक्की है। टाइरुओ नन को लैंड स्पिरिट से कुछ डर था और वो सिर्फ साइकोलॉजिकल बैटल में लगी रह सकती थी। नहीं, अभी भी उम्मीद है, गू रिफाइनमेंट को फेल नहीं माना जा सकता। फैंग युआन अचानक मुस्कुराया। उसने अपनी नजर बाइनिंग बिंग की तरफ घुमाई। बाइनिंग बिंग का दिल जोर से धड़का। अगर फैंग युआन ने यांग गू का इस्तेमाल करके यूज मरने मारने पर मजबूर कर दिया, तो यूज कौन सा रास्ता लेना चाहिए? लेकिन फैंग युआन की नजर बाइनिंग बिंग को पार कर गई और लैंड स्पिरिट बागी की तरफ मट गई। ये बूढ़ा बागी इस वक्त रोने के बाद बहुत बुरा दिख रहा था, बेहद टूटा हुआ लग रहा था। बागी, क्या तुम अभी भी सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करना चाहते हो या नहीं? फैंग युआन ने अपनी आवाज भेजी। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? बागी को अचानक उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। हाँ, तुम एक रिबॉर्न गू इमॉर्टल हो, और तुम्हारे पिछले जीवन के अनुभव से तुमने इस सिचुएशन का अंदाजा पहले ही लगा लिया होगा, है ना? नहीं, सिचुएशन मेरी उम्मीद से परे है। मैं अभी सिर्फ एक मोर्टल हूं और मैं कोई फर्क नहीं ला सकता। फैंग युआन ने साफ साफ कहा। बागी, मैंने तुम्हें निराश किया, इस बार का गू रिफाइनमेंट सच में फेल हो गया है। लैंड स्पिरिट और भी जोर से रोने लगा। लेकिन फैंग युआन ने फौरन टॉपिक बदल दिया। लेकिन ये फेलियर सिर्फ टेम्पररी है, हम अभी भी उम्मीद रख सकते हैं। लैंड स्पिरिट का रोना हल्का हुआ जब उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे मरने के बाद मैं अकेला इंसान होऊंगा जिसे रेसिपी पता होगी। आधा अधूरा सेकंड एपर्चर गू भी मेरे पास है, इसलिए बागी, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। बिल्कुल, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी। तुम अकेले इंसान हो जो ब्लेस्ड लैंड की जरूरतों को पूरा करते हो और एक रिबॉर्न गू इमॉर्टल भी हो। भविष्य में सेकंड एपर्चर गू के रिफाइनमेंट के सफल होने का बहुत बड़ा चांस है, भले है इस बार ये फेल हो गया हो। लैंड स्पिरिट ने जैसे मानो ये एक सच्चाई हो जवाब दिया। अच्छा, ये बहुत अच्छा है कि तुम्हारे पास ये समझ है, लेकिन तुम मेरी रक्षा सिर्फ कुछ वक्त के लिए कर सकते हो, हमेशा के लिए नहीं। जल्द ही तुम मर जाओगे। बची हुई इमॉर्टल एसेंस से हम ब्लेस्ड लैंड के सारे दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म भी नहीं कर सकते। भले ही तुम मुझे बाहर की दुनिया में भेजे दो, सैनचा माउंटेन पर गू मास्टर्स के बहुत से ग्रुप हैं। फैंग युआन के होठों के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। इस बार रिबर्थ के बाद से सब कुछ आसानी से चल रहा था। जैसे ही वो सफलता के करीब पहुंचा, वो एक हल्का सा जोश महसूस किए बिना नहीं रह सका। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? लैंड स्पिरिट ने पूछा। फैंग युआन हल्के से हंसा और गहराई से बोला, बागी, क्या तुम्हें लेस देन ग्रेटर देन के दूसरे चैप्टर का तीसरा सेक्शन याद है? लैंड स्पिरिट हैक बक्का रह गया जब उसने फैंग युआन का मतलब समझा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, तुम कह रहे हो? नहीं, वो नहीं हो सकता, दो शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। सबसे पहले तुम्हें इमेमोरियल एरा की ग्लोरी की रोशनी चाहिए। ही। फैंग युआन इस पर संतुष्ट होकर हंसा। उसने अपना हाथ उठाया और ब्रोंज हॉल के ऊपर इशारा करके चिल्लाया, देखो, रोशनी यहां है। जिस पाल से वो उठकर खड़ा हुआ था, उसने अंदर ही अंदर लैंड स्पिरिट से अपना विजन शेयर करने को कहा था, इसलिए बाहर की सिचुएशन यूज बहुत साफ दिख रही थी। उसके बाद टाई क्लैन के लोगों और दूसरों से बात करना सिर्फ वक्त बर्बाद करना था और एक अच्छे मौके का इंतजार करना था। ये तीसरी बार था जब फैंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल किया था और अपने अनुभव को इकट्ठा करके यूज रिबर्थ की और भी गहरी समझ हो गई थी। रिबर्थ के बाद बटरफ्लाई इफेक्ट जरूर था जो कुछ चीजों को पूरी तरह से बदल सकता था, लेकिन हिस्टोरिकल इनर्शिया भी था। कई बड़ी घटनाएं जो हुई, वो समय के साथ इकट्ठे हुए कन्फ्लिक्ट्स द
उन्हें सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट की कमी थी। भले हाई ओरिजिनल ट्रिगर ना हो, एक नया हमेशा आ जाता था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक अकेला इंसान आसानी से प्रभावित और बदल सकता था। द हॉल के बाहर सियो मांग यिंगमिंग से लड़ते लड़ते बेचैन हो रहा था और आसमान में उड़ गया। रैंक 4 गैदर लाइट गू, रैंक 5 एक्सट्रीम लाइट गू, रैंक 5 रिवर अंडर द सन गू, किलर मूव टोरेंशियल लाइट स्ट्रीम। रोशनी की नदी लुढ़की और टकराई जब वो ब्लेस्ड लैंड की तरफ बरसी। रोशनी उन्हीं चौंधिया देने वाली थी और लहरें तेज थी। उसने पूरे युद्ध के मैदान को सफेद कर दिया और सबने अपनी इन बैंड कर ली, इतनी तेज रोशनी का सामना नहीं कर पाए। गड़बड़ है। टाई रुओनन और बाकी लोग में हॉल में थे। टाई बाइकी ने यह देखकर उस रोकने की कोशिश की, लेकिन रोशनी की नदी का फॉर्मेशन पहले ही पूरा हो चुका था और वो सिर्फ उसके असर को थोड़ा कम कर सकता था। शानदार रोशनी की नदी एक झरने की तरह थी जो ब्रॉन्ज हॉल पर भारी रूप से टकराई। हॉल की छत फौरन टूट गई और रोशनी का झरना फैंग युआन की तरफ उड़ा। इमेमोरियल एरा की ग्लोरी की रोशनी। लैंड स्पिरिट हैरानी से चिल्लाया। फैंग युआन जोर से हंसा और अपनी प्राइमेवल एसेंस को रैंक 4 बोन विंग्स गू और रैंक 5 लिक्विड मेटल गू में डाल दिया। लंबी और चौड़ी काली पंखों की एक जोड़ी उसकी पीठ से फैल गई, जबकि लिक्विड मेटल ने उसके पूरे शरीर को पेंट की तरह ढक लिया, काली पंखों की तरफ फैलते हुए और उसके पूरे शरीर को चमकदार सुनहरी रोशनी से रंगते हुए। वो क्या कर रहा है? फैंग युआन, टाई रुओनन, बाई निंग बिंग और दूसरों की हैरान नजरों के बीच फैंग युआन ने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे रोशनी की नदी की तरफ उड़ गया। बम! उसके कानों में एक जोर की गूंज हुई और जबरदस्त टक्कर ने फैंग युआन को पीछे धकेल दिया। लेकिन उसने पहले कई रैंक 5 गू मास्टर्स को मारा था और गोल्डन अरोरा गू जैसे कई मूवमेंट गू हासिल किए थे। अभी उसने उन सबको एक्टिवेट किया और झरने के बहाव के खिलाफ उड़ा, ऊंचा और ऊंचा उड़ता चला गया। जब वो ब्रॉन्ज हॉल से बाहर उड़ा तो उसने फौरन अनागिनत सांसें और शक अपनी तरफ खींचे। ये क्या चीज है? ये सुनहरी रोशनी से चमक रहा है और एक बड़े पक्षी जैसा दिखता है। नहीं, वो एक इंसान है, एक योद्धा जो पिघले हुए सोने में डूबा हुआ है। फैंग युआन की नजर में सिर्फ एक विशाल सफेद समुंदर था। इतने सारे मूवमेंट गू और डिफेंसिव गू को एक्टिवेट करने से उसकी प्राइमेवल एसेंस तेजी से खत्म हो रही थी। वक्त और लहर किसी का इंतजार नहीं करते। लैंड स्पिरिट मेरी मदद करो, डिवाइन ट्रैवल गू। इमोर्टल गू डिवाइन ट्रैवल उसकी हथेली पर आ गिरा। जेड स्काई गू। एक हरी रोशनी की किरण उसके अपचर से निकली और उसके हाथ पर आ गिरी, एक जड़े हरे रंग के बांस में बदल गई जो बीच से खोखला था। आखिर वो करना क्या चाहता है? वो सच में किलर मूव का सामना करके ऊपर उड़ गया। टाई रुओनन ने अपनी ऊँगली चौड़ी करके देखा, अपनी हैरानी जताते हुए। क्या लिटिल बीस्ट किंग ने हार मान ली है और अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रहा है? यान जुन का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने हक्का बक्का होकर ऊपर देखा। कुछ तो गड़बड़ है, मैं यूं समझती हूं। फैंग युआन जो भी करता है उसका बहुत गहरा मतलब होता है। चाहे जो भी हो, हम उस अपनी मर्जी नहीं करने दे सकते, हमें इसमें बाधा डालनी होगी। बाइनिंग बिंग का टोन जल्दबाजी वाला था और किसी वजह से उसके दिल में बुरा एहसास बढ़ता ही जा रहा था। टाई रुओनन ने सर हिलाया और बाइनिंग बिंग की बातों से सहमत हुई। 4 ओल्ड टाइमर्स, वो चिल्लाई। समझ गए। 4 ओल्ड टाइमर्स फौरन अलग अलग पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं की तरफ चले गए। वो जमीन पर घुटनों के बाल बैठे और अपनी दाहिनी कलाई को अपने बाएं हाथ से पकड़ा। उनके दाएं हाथ एक पंजे के रूप में फैले हुए थे और एक दूसरे का सामना कर रहे थे। किलर मूव, इन्फिनिट सर्च एंड लॉक। लगभग उसी समय फैंग युआन का बायां हाथ एक अजीब नीली रोशनी से चमका। अस्पार फिक्स्ड स्टार गू को हल्का सा देखा जा सकता था। यह गू इमेमोरियल इरा का एक तारे का टुकड़ा था। ये एक 8 कोन वाले हीरे जैसा था और क्रिस्टल क्लियर था। उसी समय फैंग युआन के चारों तरफ स्पेस फाट गया और 4 जंजीरें प्रकट हुई जो अजगर की तरह हिल रही थी। आखिरकार अब रिएक्ट किया। HMPH, बहुत देर हो गई। फैंग युआन ने एक ठंडी मुस्कान दी। डिवाइन ट्रैवल गू अचानक उड़ा और उसके बाएं हाथ में घुस गया। फिक्स स्टार गू को निगल गया। 4 ओल्ड टाइमर्स ने खून की उल्टी की जब उन्होंने फिक्स स्टार गू से अपना कनेक्शन खो दिया। फैंग युआन के पास घूम रही 4 जंजीरों ने भी अपना निशाना खो दिया और लापरवाही से इधर उधर उड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें रोशनी की नदी ने नाश्त कर दिया। डिवाइन ट्रैवल गू ने फिक्स स्टार गू को खाने के बाद वो खोखले जड़े स्काई गू में चला गया और तेजी से एक कोकून बन गया। है, एक अजीब इंसान सीधे मेरे किलर मूव की तरफ उड़ रहा है। सियो मांग बेहद हैरान था। अक्सर लोगों के पास उसके किलर मूव से बचने के लिए वक्त नहीं होता था, लेकिन अब एक बेवकूफ था जो उसका सामना कर रहा था।
ये कौन है? वो करना क्या चाहता है? यी हुओ, यी चोंग और दूसरों ने हक्के बाकी चेहरों से आसमान की तरफ देखा। एक मिनट रुको, यह सीन मैंने इसे पहले कहाँ देखा है? ली जियान ने गहरी भूहें सिकोड़ी, उसके तेज दिमाग में एक रोशनी की किरण चमकी। ये कैसे हो सकता है? वो लगता है गू रिफाइन कर रहा है। फंग टियन ने कुछ देर ऊपर देखा और जब थोड़ा साफ दिखा तो वो फौरन हैरान हो गया। वो सच में किलर मूव का इस्तेमाल करके गू रिफाइन कर रहा है, उसकी हिम्मत की कोई सीमा नहीं है। मोवू टियन की ईल से पर्पल रोशनी निकली जो हवा में 2 इंच तक फैल गई। हाँ, फैंग युआन गू रिफाइन कर रहा था। ये फैंग युआन का प्लान था। जब उसने किलर गोस्ट डॉक्टर को गुलाम बनाया तो ये तय था कि सेकंड एपर्चर गू का रिफाइनमेंट फेल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन ट्रैवल गू के साथ मिलने के आखिरी स्टेप में फैंग युआन अकेले इसे पूरा नहीं कर सकता था। पहले यूज रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर फंग टियन यू की मदद और लैंड स्पिरिट की सहायता मिली थी, तब जाकर वो इसे मुश्किल से पूरा कर पाया था। ए फ्लैट, उसके पास फंग टियन यू की मदद नहीं थी, इसलिए ये स्टेप फेल होना ही था। लेकिन रीबर्थ के बाद फैंग युआन ने कभी सच में सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करने का सोचा ही नहीं था। उसने लैंड स्पिरिट को धोखा दिया और जानबूझकर वक्त बर्बाद किया ताकि ऐसी खास सिचुएशन बनाई जा सके जिससे वो लैंड स्पिरिट को माना कर इस गू को रिफाइन कर सके। सेकंड एपर्चर गू की तरह ये गू भी एक इमॉर्टल गू था जिसकी रेसिपी लेस देन ग्रेटर दैन के दूसरे चैप्टर के तीसरे सेक्शन में दर्ज थी। लेस देन ग्रेटर दैन गू दुनिया का पहला क्लासिक था। जब कोई इसे पहली बार पढ़ता तो ये एक कहानी जैसा लगता था, लेकिन इसमें गहरे संदेश छिपे थे जो प्राचीन काल के रहस्यों और हर तरह के गू को रिकॉर्ड करते थे। कुछ गू सीधे सीधे डिस्क्राइब किए गए थे जैसे विजडम गू, स्ट्रेंथ गू और इसी तरह, जबकि कुछ गू छिपे हुए थे, उनके विवरण बहुत अस्पष्ट थे, जिसके लिए पाठकों को उस खोड़कर और ध्यान से अध्ययन करने की जरूरत थी। चैप्टर एंड।